गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके ज्यामिति का नेक्स्ट पोर्शन जो है समरूपता सिमिलरिटी, जो आपके 10th की मैथ्स का 11वां चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले हमने बिंदु पथ लोकस वाला जो आपका 10वां चैप्टर था उसके सारे एक्सरसाइज, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए थे। और जो आप लोगों के डाउट्स थे वो मैंने आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे वीडियो पे समझा दिए थे। और उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, समरूपता सिमिलरिटी होती क्या है। सिंपल सा एक अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ बच्चों, जैसे एक सर्कल है जिसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर की है, और एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है बच्चों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की है। तो देखो, भले ही इसकी रेडियस 3 हो, भले ही इसकी रेडियस 5 हो, आकार में ये एक छोटा है ये बड़ा है, लेकिन रूप देखें इनका तो रूप देखने से ये भी वर्थ है ये भी वर्थ है, यानी कि ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। इट मीन्स दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है। लेकिन बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है किसके ऊपर, ट्राइंगल के ऊपर, त्रिभुज के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज। दो त्रिभुज यानी कि दो ट्राइंगल समरूप कब होंगे। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी एंड सी, और एक ट्राइंगल है बच्चों मेरे पास ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। समरूपता के लिए बच्चों दर्शाने का चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये जो है समरूपता का चिन्ह होता है, और यही अगर इक्वल्स टू के ऊपर ये वाला निशान लग जाए तो ये होता है आपके सर्वांग समता का यानी कि कॉन्ग्रुएंटी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी के लिए ये साइन आपको ध्यान में रखना है, इक्वल्स टू का निशान नहीं होगा। अब बच्चों बात करते हैं ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। इनको समरूप बनाने के लिए या इनकी समरूपता सिद्ध करने के लिए आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इट मीन्स ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी एंड ट्राइंगल पी क्यू एंड ये आर, अगर ये सिमिलर है, समरूप है बच्चों, तो पहली बात तो इनके संगत कोण, पहली बात इनके संगत कोण, संगत कोण मतलब बच्चों एडजेसेंट एंगल, संगत कोण, संगत कोण समान होने चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए बच्चों, समान। दोनों ही त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब कैसे, तो देखो जो कोण ए है, कोण ए, इसका संगत कौन सा है, कोण पी, वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर। फिर नेक्स्ट कोण बी जो है, कोण बी का संगत कोण कौन सा बच्चों, कोण क्यू, ये दोनों आपस में बराबर। और कोण सी का संगत कोण कौन सा बच्चों, कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर। जब ये तीनों संगत कोण आपस में समान हो जाएंगे तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। या दूसरा कंसेप्ट बच्चों आपको दिमाग में रखना है कि इनकी संगत भुजाएं, इनकी इनकी संगत भुजाएं या भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होना चाहिए बच्चों, समान। संगत भुजाओं के अनुपात क्या होना चाहिए, समान। जैसे अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी की संगत भुजा कौन सी है बच्चों, पी क्यू, तो ए बी बट्टा पी क्यू यानी कि ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर ए सी। ए सी की संगत भुजा है बच्चों पी आर, इसका अनुपात ए सी का अनुपात पी आर के साथ, और बी सी की संगत है बच्चों क्यू आर के साथ बी सी का अनुपात। अगर ये तीनों ही अनुपात आपस में समान है तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या कहलाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप या सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। अब बच्चों जिनमें दो त्रिभुजों में इनके संगत कोण अगर समान होते हैं तो ये जो दो त्रिभुज हैं इनको अपन समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं। अगर दोनों ही त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो तो यहाँ से परिभाषा निकलती है समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज अगर आपको कोई पूछ ले, इट मीन्स दो त्रिभुज जिनके संगत कोण क्या हो, समान हो, वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इट मीन्स ये बेसिक था अपना कि भाई त्रिभुज जो है समरूप कब होते हैं, और समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, संगत भुजाओं के जो रिलेशन है वो क्या होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो बस सिमिलरिटी समरूपता के अंदर आपको ये दो ही कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं, एक तो संगत कोण समान होने चाहिए और एक उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए। बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर एक जो है बी, ए जो है पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है और सी जो है आर के बराबर है, इट मीन्स
जो ट्राइंगल को लिखने का ऑर्डर रहेगा वो भी यही रहेगा, ABC एंड PQR। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, आप जो है इसको लिखोगे तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे ये वाला रिलेशन लिखने के बाद ऐसा लिखा मिल जाए ABC सिमिलर है ट्राइंगल PRQ, तो ये गलत होगा बच्चों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग A किसके बराबर, P के बराबर, B किसके बराबर, R के बराबर, जबकि हमारा B जो है किसके बराबर है, Q के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। तो अब अपना जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमेय, आपकी जो फर्स्ट है 11.1 आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय, उस प्रमेय का जो प्रूफ है वो हम करेंगे, क्योंकि बच्चों इस प्रमेय का सबसे बड़ा रोल है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर ये प्रमेय, ये थ्योरम आपको समझ में आती है तो इस चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। थ्योरम क्या कहती है बच्चों, थ्योरम का नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या इसको जो नाम दिया गया है थेल्स प्रमेय, ये इसका नाम है। ये प्रमेय ये कहती है बच्चों कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो थ्योरम के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाता है। ये क्या बोल रहा है, किसी भी त्रिभुज, तो मैं पहले एक त्रिभुज ले लेता हूँ बच्चों, ये मेरा त्रिभुज। अब किसी भी त्रिभुज, इस त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया बच्चों AB एंड C। ठीक है बच्चों, इसने बोला किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, BC के समानांतर एक रेखा ले रहा हूँ, या ये BC के समानांतर एक रेखा ली जो बाकी दो भुजाएं, शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है कहाँ पे, D एंड E पर। तो इसके कहने का मतलब मैंने लिया था DE समानांतर किसके लिया, BC के। ठीक है, और इसके कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, AD का अनुपात किसके साथ, BD के साथ, और आपके AE का अनुपात हो गया बच्चों किसके साथ, EC के साथ। AE का अनुपात हो गया EC के साथ। ये आपको जो है थ्योरम कहती है। तो अभी हम जो है इसी रिलेशन को प्रूव करेंगे भाई AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो किस तरीके से बच्चों, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ रचना का जो पार्ट है वो मैं आपके लिख देता हूँ यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन या जो रचना जो आपको करनी पड़ेगी वो ये कि बच्चों आपको जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर D से इस ट्राइंगल के ऊपर यहाँ पे डालना है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, जो कि मेरा पॉइंट हो गया G। सेम यहाँ से एक परपेंडिकुलर या एक लंब डालना है आपको इधर वाली भुजा के ऊपर, तो वो हो जाएगा आपका F। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से मुझे अब क्या कर देना है, ये दो परपेंडिकुलर हो गए तो अब इस B को E से मिला देना है और इस C को D से मिला देना है। ठीक है बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, AE, ठीक है, AE के परपेंडिकुलर डाला मैंने किसको, DG को, और जो मेरी AD थी बच्चों, AD, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाला कौन सा, FEF। ठीक है बच्चों, और BE और CD को मिलाया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन इसमें रचना कर दिया इसको प्रूव करने के लिए। अब इसका ऐसा यूज क्यों किया बच्चों, तो अब देखते हैं उपपत्ति के अंदर जो अपने पास प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों, मेरे पास जो है ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है ADE, और ट्राइंगल ADE के मैं क्षेत्रफल की बात करूं, ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार, आधार क्या हो गया इसका DE, आधार क्या हो गया बच्चों DE इंटू आधार तो डी, सॉरी बच्चों, अपन बात कर रहे हैं ट्राइंगल ADE में, तो आधार वो वाली लाइन लेनी है जिसके ऊपर आपका परपेंडिकुलर है। तो ADE में परपेंडिकुलर FE किसके ऊपर है, AD के ऊपर है, AD के ऊपर है, तो यहाँ पे हो जाएगा AD इंटू क्या हो जाएगा FE। वापस देखो बच्चों, ट्राइंगल ADE के अंदर आधार AD होगा, तब परपेंडिकुलर यानी कि इसके ऊपर ऊंचाई क्या होगी FE, और इसी तरीके से ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल मैं वापस लेता हूँ, ADE का क्षेत्रफल, और इस बार जो है बच्चों मैंने क्या कर दिया, इस बार मैंने आधार जो है ये AE लिया है, इधर वाला आधार AE लिया है। जब आधार में AE लूंगा तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लंबाई कौन सी बच्चों, DG, कौन सी है DG, तो इंटू DG हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ बच्चों, बाकी दो त्रिभुज और बन रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो बन रहा है BDE, एक त्रिभुज बन रहा है मेरा BDE।
तो बी डी ई का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो बी डी ई के क्षेत्रफल में देखो बच्चों 1/2 इंटू आधार। अब आधार वो लेना है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल बी डी और ये ई, बी डी ई में देखो बच्चों बी डी को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये एफ तक बढ़ती है, बी डी को आगे बढ़ाऊं तो ये एफ तक बढ़ती है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन है, एफ ई, एफ ई। इसका मतलब मुझे आधार क्या लेना है बच्चों, बी डी, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ ई। तो आधार ले लिया मैंने बी डी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ इंटू ई। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसी तरीके से एक और त्रिभुज इधर वाला बन रहा है बच्चों, कौन सा, सी डी ई वाला, सी डी ई का क्षेत्रफल या एरिया। इसकी बात करें बच्चों तो फिर से 1/2 इंटू आधा। अब इसमें देखो बच्चों सीई को आगे बढ़ाऊं तो वो जी तक बढ़ रही है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, डी जी वाला, तो मेरे पास हो जाएगा सीई इंटू डी जी। यहाँ तक मैंने चारों जो त्रिभुज बन रहे थे उनके क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले हैं बच्चों मैंने लिख दिए हैं। अब देखो बच्चों मुझे रिलेशन में क्या चाहिए, ए डी बट्टा बी डी, ए डी बट्टा बी डी। तो यहाँ पे देखो बच्चों ए डी बट्टा बी डी कौन से दो समीकरणों को डिवाइड करने से आएगा, ये आपकी फर्स्ट समीकरण थी, ये आपकी सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये आपकी थर्ड, और ये आपकी फोर्थ। तो देखो ए डी बट्टा बी डी मेरे पास इस फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करने से आएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, इक्वेशन यहाँ पे आगे कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड। तो जब इन दोनों को इक्वेशनों को डिवाइड करेंगे हम, तो यानी कि ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में आ जाएगा आपके पास ट्राइंगल बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा बी डी ई का क्षेत्रफल उधर से आएगा 1/2 ए डी इंटू ई एफ या एफ ई, वही बात है बच्चों, और यहाँ से आएगा 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एफ या एफ ई। तो देखो बच्चों 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एफ ई से एफ ई कट जाएगा, तो यहाँ से कुल मिला के मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डी बट्टा बी डी। ये इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 4 आपकी यहाँ तक बन गई है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास जो है यहाँ पे एक दो त्रिभुज और बन रहे हैं। दो त्रिभुज कौन से, नेक्स्ट दो त्रिभुज कौन से बच गए बच्चों मेरे पास, एक तो इक्वेशन नंबर ये आपकी सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि देखो एई और ईसी, एई और ईसी का रिलेशन कहाँ से आएगा, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से आएगा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन मेरे पास कौन कौन सी है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करना किसमें, इक्वेशन 4 में। तो करते हैं बच्चों, इस वाली साइड में इक्वेशन सेकंड यानी कि ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, डिवाइड में क्या आएगा, ट्राइंगल सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब ए डी का क्षेत्रफल क्या था, इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, सी डी का क्षेत्रफल, सी डी में मेरे पास क्या है 1/2 इंटू सी ई इंटू डी जी। तो यहाँ पे देखो बच्चों डी जी से डी जी कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली ए ई बटा सी ई और इक्वेशन नंबर 5, ए ई बटा सी ई और इक्वेशन नंबर 5। अब देखो बच्चों इक्वेशन जो आपके पास, सॉरी यहाँ पे ये इक्वेशन जो थी ये आपकी 5वीं थी, और ये जो आई है इक्वेशन नंबर 6 आई है, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को देखें तो देखो ए डी बट्टा बी डी और ए ई बट्टा सी ई, जो मुझे रिलेशन चाहिए था वो तो आ रहा है, लेकिन इनको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, मेरे पास एक इक्वेशन थी ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, और यहाँ पे था ट्राइंगल बी डी ई का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाली टर्म तो दोनों में सेम आ रही है, लेकिन ये बी डी और ये सी डी ये दो अलग अलग डिफरेंट टर्म है। अगर ये बी डी और सी डी आपस में इक्वल हो जाए तो मेरा ये रिलेशन भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए देखो बच्चों यहाँ पे एक थ्योरम लगेगी, और वो थ्योरम क्या है कि जो आपकी डी ई है वो किसके समानांतर है, डी ई जो है समानांतर है किसके, बी सी के। और जब दो त्रिभुज दो समानांतर यानी कि पैरेलल समांतर रेखाओं के मध्य, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही
एक ही आधार यानी कि एक ही बेस आधार पर बने, एक ही आधार यानी कि एक ही बेस पर बने, तो उनका क्षेत्रफल उनका एरिया, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। उनका एरिया क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। ये आपको थ्योरम ध्यान रखनी है यहाँ पे। कैसे? तो देखो बी डी ई उसका बेस क्या है? डी ई, और सी डी ई उसका भी बेस क्या है? डी ई, और दोनों डी ई और बी सी के बीच में बने हुए हैं। अर्थात मेरे पास हो जाएगा ट्राइंगल बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो अब बच्चों बस हो गया काम अपना। हम क्या करेंगे? जो ए डी का क्षेत्रफल था बट्टा बी डी का क्षेत्रफल था, उसके अकॉर्डिंग ए डी बट्टा बी डी था, ए डी का क्षेत्रफल था। अब यहाँ पे सी डी की जगह मैं क्या रख दूंगा? जैसे ही रखूंगा बी डी ई का क्षेत्रफल, तो ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट दोनों में इक्वल हो जाएगा, तो इक्वेशन 5 बराबर इक्वेशन 6 हो जाएगी। तब अपन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख देंगे इक्वेशन 5 बराबर इक्वेशन 6, और हमारा जो रिलेशन है वो बच्चों क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो है सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आपका जो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी कि जो थेल्स प्रमेय थी वो प्रूव की है, और इसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरा चैप्टर है वो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों अब हम जो है एक्सरसाइज 11.2 जो आपकी इस आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय पे बेस्ड है वो शुरू करने जा रहे हैं। 11.1 में बच्चों फिलिप्स और ट्रू एंड फॉल्स है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कभी पूछे जाते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट दिक्कत आती है तो मुझे बताना जरूर। अब 11.2 का अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसको शुरू कर रहे हैं। उसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है बच्चों कि ट्राइंगल ए बी सी की जो आपको भुजाएं दे रखी है ए बी एंड ए सी, ठीक है बच्चों, ए बी एंड ए सी, इसके ऊपर बोला गया है कि क्रमशः डी व ई बिंदु, इनके ऊपर डी एंड ई बिंदु इस प्रकार है कि आपके पास डी ई समानांतर क्या है? बी सी, डी ई समानांतर है बी सी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बना लेते हैं। ट्राइंगल, ये रहा आपका ट्राइंगल ए बी एंड सी। ए बी के ऊपर तो कौन सा बिंदु है बच्चों? डी, और यहाँ पे कौन सा बिंदु है? ई, और ये आपस में समानांतर है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो अब इट मीन्स यहाँ पे मेरी थेल्स थ्योरम लग रही है। थेल्स थ्योरम भी यही कहती थी कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए जो बाकी दो भुजाओं को क्या करे? प्रतिच्छेद। तो उसके अकॉर्डिंग ए डी बट्टा क्या होना चाहिए? बी डी बराबर ए ई बट्टा क्या होना चाहिए बच्चों? ई सी। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। अभी हमने प्रूव किया थेल्स प्रमेय, उसी के अकॉर्डिंग ये रिलेशन, ये हमने लिख दिया संबंध। अब देखो बच्चों सवाल क्या कहता है। सवाल के अंदर बोला गया है यदि ए डी जो है आपकी 6 है और बी डी जो है आपकी 9 है और ए ई जो है आपकी 8 है, और जो आपकी ए सी है उसका मान मुझे निकालना है, ए सी का मान मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों इस रिलेशन में प्रूफ मैं पुट करता हूँ वैल्यूज। तो 6 अपॉन ए डी का मान 6, बी डी का मान 9 बराबर ए ई का मान 8, और यहाँ पर देखो बच्चों ई सी है, जबकि निकालना क्या है? ए सी। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से देखो बच्चों क्या आएगा? ये 8 इंटू 9 क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू ई सी बराबर हो जाएगा 8 इंटू 9, यानी कि ई सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 इंटू 9 अपॉन 6। इसको पहले मैंने 2 से काटा बच्चों 3 टाइम, और इसको 2 से काटा तो 4 टाइम, इस 3 से काटा इसको तो 3 टाइम, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12, यानी कि इसी का मान कितना आ गया बच्चों? 12। इसी का मान मेरे पास आ गया 12, जबकि मुझे पूछा गया था बच्चों ए सी। तो देखो एक बार डायग्राम से ए सी किससे मिलकर बनी है बच्चों? ए सी इक्वल्स टू है ए ई प्लस ई सी, और मुझे पता है ए ई का मान 8 प्लस ई सी का मान मैंने अभी निकाला 12, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 20। इस तरीके से बच्चों इस थ्योरम के यूज से हमने ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। इसकी सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि जो ए डी बट्टा बी डी है उसका मान आपको दे रखा है 4/13, और बोला गया है कि जो आपकी ए सी है वो है 20.4, और मुझे निकालनी है ई सी का मान मुझे निकालना है। तो फिर से देखो रिलेशन के अकॉर्डिंग 4/13 किसके बराबर? ए ई मेरे पास नहीं है बच्चों, ठीक है, ए ई नहीं है, और ई सी मुझे निकालनी है।
अब देखो यहाँ पे दिक्कत हो गई कि मेरे पास ए सी दे रखी है, तो एक बार देखते हैं कि जो ये ए सी है, ये ए सी किससे मिलके बनी है, ए ई प्लस ई सी। अब देखो बच्चों, ये तो मुझे निकालनी है, मतलब इसको तो रखना है, और ये वाली चीज़ ना तो मुझे निकालनी है ना ही दे रखी है, इट मीन इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ से ए ई का मान निकालेंगे, तो ये ई सी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ए सी माइनस ई सी इक्वल्स टू ए ई। अब ये वाली जो वैल्यू है ए ई की जगह मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 4/13 बराबर ए ई की जगह मैंने रख दिया ए सी माइनस ई सी अपॉन ई सी। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो 4/13, अब ए सी का मान कितना था बच्चों, 20.4 माइनस ई सी अपॉन ई सी। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 ई सी इक्वल्स टू 13 इंटू ये 20.4, तो 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल की 5, ये 5 वापस एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 13 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 13 दूना 26 माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13 ई सी माइनस का 13 ई सी, ये माइनस के 13 ई सी इधर आके क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस का, तो हो जाएगा 17 ई सी इक्वल्स टू 265.2। अब इस तरह का क्या हो जाएगा बच्चों इसमें भाग, तो इसी बराबर 265.2 बट्टे में आएगा 17, 17 का भाग देंगे, पहले एक बार जाएगा 17 कम 17, और पीछे बच जाएंगे आपके पास 3 और 6 9, 95, और 95 में 17 का डिवाइड करोगे बच्चों आप, तो 17 का डिवाइड करेंगे 95 में अपने पास, तो जाएगा 85, 17 पंजे 85, ये 5 बार, अब पीछे बच गया 10 और ये 2, 102, तो 102 में जाएगा 6 बार, तो यानी कि 15.6। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 15.6। ये अपन ने इसका सेकंड पार्ट भी जो है सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है और किस तरीके से इसका जो है कंसेप्ट पूछा गया है। तो इसका थर्ड पार्ट जो है देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, आपको बोल रखा है कि ए डी बटा जो बी डी है इस बार वो दे रखा है 7/4, और ए ई का मान दे रखा है आपको 6.3, और ए सी जो है इस बार आपको पूछी गई है। तो फिर से देखो बच्चों, 7/4 बराबर ए ई दे रखा है 6.3, बट्टे में क्या है ई सी। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 7 ई सी, ठीक है, और 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25.2, और इसी बराबर आ जाएगा 25.2 बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों 7। जब इसका 7 के अंदर 7 का डिवाइड करेंगे, तो पहले 7 या 21 3 बार गया, पीछे बच गया यहाँ पे 4, 42 यानी कि आपके पास आ गया 6, क्योंकि 7 6 42 होता है 3.6। जबकि मुझे पूछा गया तो बच्चों ए सी, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए ई प्लस ई सी। ए ई का मान कितना है बच्चों, ए ई का मान है 6.3, और ई सी का मान कितना निकाला अपन ने 3.6। जब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 6 हो गया 9 पॉइंट, और इधर क्या आ गया 9, तो 9.9 जो है बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान है। अगर आपको थेल्स थ्योरम आती है तो बच्चों ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ये क्या है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के अंदर अपन को वैल्यूज पुट करते जाना है और आंसर निकालना है। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ फटाफट। उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको बोला गया बच्चों ए डी बराबर जो है 4x - 3, और ए ई जो है बच्चों वो है आपके पास 8x - 7, और बी डी जो है बच्चों आपके पास वो है 3x - 1, एंड जो सी ई की वैल्यू है वो है 5x - 3। अब देखो रिलेशन के अकॉर्डिंग ए डी बट्टा बी डी यानी कि 4x - 3 बट्टे में बी डी यानी कि 3x - 8 बराबर ए ई का मान कितना है 8x - 7, एंड बट्टे में ई सी क्या है बच्चों 5x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनका वज्र गुणा करें तो इन टर्म का आपस में, इन टर्म का आपस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x - 3 मल्टीप्लाई 5x - 3 बराबर 8x - 7 मल्टीप्लाई 3x - 1। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5, 4 पंजे 20, 20x², 4 × -3 तो हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है बच्चों, -3 × 5 माइनस का 15x,
और -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस प्लस का 9, इधर 8 इंटू 3 तो हो जाएगा 24x², और 8 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 8x, और ये हो जाएगा माइनस का 7 या 21x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7। अब बच्चों क्या करते हैं, इन सब टर्म्स को मैं उधर लेके जाता हूँ। पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और 20x², ये हो गया आपके पास माइनस का 27x प्लस का 9 बराबर 24x², ये हो गया आपके पास माइनस का 29x प्लस 7। ये सारी टर्म्स उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस। तो देखो ये 20 इधर जाके 24 में से माइनस हो गया, बचा क्या 4x²। ये माइनस का 27 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो प्लस का 27 माइनस का 29, यानी कि बचा माइनस का 2x। ये उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का 9, -9 प्लस 7, तो बचेगा -2 इक्वल्स टू 0। इस सब में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आके 0 में भेज दूंगा मैं, तो हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है बच्चों, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होते ही मुझे एक इक्वेशन याद आनी चाहिए, कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उसके अकॉर्डिंग a का मान क्या है 2, b का मान है -1, और c का मान भी क्या है -1। a इंटू सी करूंगा, a इंटू सी यानी कि 2 इंटू -1 यानी कि -2। गुणा करने पे क्या आना चाहिए बच्चों -2, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए आपके पास, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए -1, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए -1। तो ऐसे क्या फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया, आपके पास 1 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे अब कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर बच जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और अब जब पूरी इक्वेशन में देखूंगा तो x माइनस 1 कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखो बच्चों, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 1/2। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन इनको पुट करेंगे तो AD, AE, BD और CE के मान निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट 11.2 के मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। आगे का जो पोर्शन होगा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।